गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आरएनए स्ट्रक्चर और टाइप्स की बात कर रहे थे और उसमें मैंने आपको ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल उसके बारे में बताया था। वो ट्रांसफ़र आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की टर्शरी स्ट्रक्चर की, जो कि टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनती है और एल टाइप मॉडल कहलाती है। एल शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनती है टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि फर्दर फोल्डिंग के कारण क्लोवर लीफ मॉडल में और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये फोल्डिंग होती है बिटवीन टी एंड डी आर्म। जो टी आर्म और डी आर्म थी, टी सी आर्म और DHU आर्म, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, फर्दर फोल्डिंग होती है और उसके कारण जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है वो एक तरह की एल टाइप स्ट्रक्चर ले लेती है। तो ये एल टाइप मॉडल जो है ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि किम और उनके साथियों ने 1973 में 1973 में किम और उनके साथियों ने जो है एक्सप्लेन की थी, समझाई थी। यहाँ पे जो है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ अरेंज होती है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वो एल शेप नज़र आने लगती है, एल के आकार की नज़र आने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जो राइबोसोम है उसकी टनल पतली होती है और जो क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करने का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें इससे आके जुड़ी है, यही एंजाइम को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, कोडोन को डिटरमाइन कर रहा है, अमीनो एसिड से आके जुड़ा है। तो वहाँ जो पतली टनल है उसमें वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, जो कि हम क्लोवर लीफ मॉडल कह रहे थे, वो फिट नहीं हो पाती। तो इसलिए थोड़ा फर्दर फोल्डिंग होकर थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर बनती है, जो कि आसानी से राइबोसोम की टनल में चली जाए। अब आप देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ कंपैरेटिवली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो क्लोवर लीफ मॉडल में टी लूप, डी लूप, एंटीकोडन लूप और रिसेप्टर स्टेम आपको नज़र आ रहा था, वो यहाँ पर किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। बीच में यहाँ कहीं वेरिएबल लूप आ गई है, नीचे की तरफ एंटीकोडन स्टेम आ गया है और डी और टी लूप में आपस में मर्जिंग हो गई है, फोल्डिंग हो गई है और स्टार्टिंग में आपको CCA सीक्वेंस और 3 एंड एक्सेप्टर एंड और एक्सेप्टर स्टेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एल के आकार में आपको ऊपर एक्सेप्टर स्टेम, उसके बाद टी लूप, देन डी लूप और वेरिएबल लूप बीच में, और सबसे नीचे की तरफ एंटीकोडन स्टेम या एंटीकोडन लूप नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से जो एल टाइप मॉडल है वो कंपैरेटिवली क्लोवर लीफ मॉडल के नज़र आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने, जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इसकी, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो कि 2D स्ट्रक्चर है और एल शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि 3D स्ट्रक्चर है, एल टाइप मॉडल। एक बात जो हम यहाँ बार बार बीच में कर रहे थे वो, और मैं आपको बता दूँ, हम मॉडिफाइड बेसिस के बारे में बात कर रहे थे और मतलब जो कि बेस एक्चुअल बेस नहीं है, ACTGU नहीं है, बल्कि उनमें कुछ माइनर चेंजेस हो गए हैं, सो दे आर कॉल्ड एज मॉडिफाइड बेसिस। कुछ मॉडिफिकेशंस उनमें हो गए हैं, वो बेस के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिस से, नॉर्मल बेसिस से रिजेंबल करती है। तो लगभग 50 तरह के मॉडिफाइड बेसिस पाए जाते हैं और ये मॉडिफाइड बेसिस जो है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में ये बेस नहीं थे, बल्कि उसके बाद आके इनमें ये मॉडिफिकेशन हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स जो हमने अभी ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी उसमें ये बीच में आए थे, वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की है ताकि आपको याद रखने में सुविधा रहे। जैसे डाईहाइड्रोइरिडीन, सुडोइरिडीन, आइनोसिन, इन तीनों की बात हम कर चुके हैं। सिमिलरली 3-मेथिलसाइटिडीन, 5-मेथिलसाइटिडीन, राइबोथाइमिडीन, ये सब जो हैं ये मॉडिफाइड बेसिस के एग्जाम्पल है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट या कुछ एग्जाम में देना पड़े तो आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा आरएनए है, तीसरा आरएनए जो बचा है वो है राइबोसोमल आरएनए या rRNA। दो हम बात कर चुके हैं, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीसरा आरएनए कहलाता है rRNA या राइबोसोमल आरएनए। मैमिलियन राइबोसोम में 2 मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन सब यूनिट्स पाई जाती है, एक लार्ज 60S और एक स्मॉलर सब यूनिट विच इज़ 40S। लार्जर यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.8 × 10⁻⁶ और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.4 × 10⁻⁶। जो 60S यूनिट है इसमें 5S राइबोसोमल आरएनए, rRNA, एक 5.8 rRNA, srRNA और एक 28S rRNA पाया जाता है। ये लगभग 50 स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो यहाँ पे उनसे ज़्यादा लगभग जो हैं ये इनमें पाए जाते हैं।
40s सब यूनिट जो है स्मॉलर है और इसमें एक सिंगल 18s आरआरएनए और अप्रॉक्सीमेटली 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। ये सारे जो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट द 5s आरएनए, ये प्रोसेस्ड होते हैं फ्रॉम अ सिंगल 45s प्रिकॉसर आरएनए मॉलिक्यूल से इन द न्यूक्लियोलस। वही न्यूक्लियोलस में इनका सिंथेसिस हो रहा है किससे, एक 45s प्रिकॉसर आरएनए मॉलिक्यूल से। 5s आरएनए जो बच गया है ये इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्राइब्ड होता है, उन सब का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है और यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 5s आरएनए का अलग से होता है। तो ये जो है टोटल आरएनए का लगभग 80% आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए पाया जाता है और ये 70s टाइप में मतलब 30s और 16s में कन्वर्टेड रहते हैं, या 60s टाइप में मतलब यहाँ 5s 5.8s और 20s में 8s में कन्वर्ट रहते हैं और 40s में ये 18s और 30 तरह की डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेनों से बने हुए होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। प्रोकैरियोट्स में हम जानते हैं कि ये 70s टाइप के होते हैं, तो वहाँ ये 23s और 16s यूनिट से बने हुए होते हैं। ये जो है इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर एक बार आप वापस देख लीजिए। मैमेलियन राइबोसोम की बात कर रहे थे हम, 60s यूनिट और 40s सब यूनिट्स ये इनसे मिलकर बनी हुई होती है। 60s यूनिट 28s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s राइबोसोमल आरएनए एंड 5s राइबोसोमल आरएनए प्लस 49 टाइप की सम न्यूक्लियोप्रोटीन। सिमिलरली जो 40s यूनिट है वो 18s आरएनए और 33 टाइप की प्रोटीन यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। राइबोसोमल आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें भी लूप फॉर्मेशन हो जाता है। इनमें जीसी कंटेंट कंपैरेटिवली और आरएनए से ज़्यादा होता है। ये डिपेंडिंग अपॉन द आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर और पीएच, इनके अनुसार ये आरएनए मॉलिक्यूल अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है कि मीडियम की आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, पीएच कितनी है। कभी ये शॉर्ट कॉम्पैक्ट रॉड के रूप में नज़र आता है, कभी एक कॉम्पैक्ट कॉइल के रूप में नज़र आता है, कभी एक स्ट्रैंड के रूप में नज़र आता है। तो कभी धागे नुमा संरचना, तो कभी कॉइल नुमा संरचना, तो कभी छड़ नुमा संरचना जो है ये कुंडली नुमा और छड़ नुमा संरचना के रूप में नज़र आता है। ये लगभग 2 जनरेशन तक स्टेबल होता है, 2 जनरेशन तक चलता है। और एक और इसका करैक्टर है कि अगर आप इसे गर्म करते हैं, हीटिंग देते हैं, तो ये अनफोल्ड हो जाता है और ठंडा करते हैं अगर मीडियम को, तो ये फिर से रीफोल्ड हो जाता है। 2 जनरेशन तक इसकी स्टेबिलिटी है। फंक्शन जो है राइबोसोमल आरएनए का ये फुल्ली अंडरस्टूड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये असेंबली जो है ये कोई की रोल प्ले करती है इन द बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोम एंड इट्स ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बाइंडिंग में ये हेल्प करती है। रिसेंट स्टडीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है कि ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी मतलब एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी दिखाती है। तो एक तरह से ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करती है, राइबोजाइम्स बोलते हैं जब आरएनए एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, तो ये राइबोजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों मेजर टाइप्स है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो हमने पढ़ ली। इनके अलावा कुछ स्मॉल आरएनए पाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं प्रोटीन्स के साथ और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, और ये न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या दोनों जगह पाए जा सकते हैं। इनकी रेंज जो है 20 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स को वेरी करती है, मतलब ये बहुत छोटे हैं, 20 से 300 न्यूक्लियोटाइड लंबे, और हर एक सेल में इनकी 1 लाख से लेकर 10 लाख कॉपीज़ तक पाई जा सकती है स्मॉल आरएनएस की। अगर न्यूक्लियस के हैं ये, तो हम इनको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए SNRNAs कहते हैं। ये सबसेट है स्मॉल आरएनएस का ही, जो कि मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में और उनके रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में काम आता है। प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले भी कहा कि जो विषुवांगी आरएनए बनता है उससे नॉर्मल मैसेंजर आरएनए के बीच में काफ़ी सारे उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते हैं, जिनको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें एक्सोन्स का जुड़ना, इंट्रोन्स का रिमूवल, स्प्लाइसिंग, पॉली ए टेल का बनना, कैप का बनना, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये जो स्प्लाइसिंग है, मतलब इंट्रोन्स का रिमूवल और एक्सोन्स का आपस में जुड़ना, इसमें ये SNRNA जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये काम आते हैं। ये कई तरह के U1, U2, U4, U5, U6 ये इंट्रोन रिमूवल में काम आते हैं। इस तरह से ये HNRNA की मैसेंजर आरएनए में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें काम आते हैं। और
जो U7 है ये करेक्ट 3 एंड देता है हिस्टोन मैसेंजर आरएनए को, जिसमें कि पॉली ए टेल नहीं पाई जाती। मैंने आपको कल भी बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाले मैसेंजर आरएनए में पॉली ए टेल नहीं पाई जाती। इस प्रकार से हम डिटेल स्टडी इनकी स्प्लाइसिंग के दौरान करेंगे, पर इस प्रकार से ये 2 एक्सोन है, बीच में एक इंट्रोन दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं और इंट्रोन को रिमूवल करके दोनों एक्सोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये स्प्लाइसिंग टेक्निक कहलाती है। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना है उससे मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाने में, एचएन से आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने में, ये बीच में इनके रिमूवल में ये प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाकर हेल्प करते हैं। ये इसलिए ये यहाँ पे SNRNPs कहलाते हैं, स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो ये जो हैं ये हैं स्मॉल आरएनए जो भी कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये कुछ अलग तरह के आरएनए हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। आरएनए के फंक्शंस की हम बात करें तो ये डीएनए से सिंथेसाइज हो रहे हैं, वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ तक, प्रोटीन बिल्डिंग एपरेटस जो है सेल का, राइबोसोम जहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ तक ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं और नई प्रोटीन्स को बनाने के लिए डायरेक्ट करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्टेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उससे नई प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र करता है। ये डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके जाता है कहाँ पे, राइबोसोम, जो कि सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस साइट है वहाँ पे। मोटे तौर पे अगर आप कहे तो मैसेंजर आरएनए मैसेज ले जाने का काम करता है, ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो वहाँ पर उस साइट पर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करेगा, राइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे प्रोटीन्स के साथ और राइबोसोमल सबयूनिट्स के साथ, तो स्पेस देंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और SNRNA छोटे वाले आरएनए जो है वो स्प्लाइसिंग में हेल्प करेंगे, और मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज ले जाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से इन सारे आरएनए की जो है मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाने का काम करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करेगा, राइबोसोमल आरएनए कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेंगे और स्मॉल आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आरएनए। मैं आरएनए की सभी टाइप्स और उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में अब आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थैंक यू।